अब कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पीएनसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब उसके आगे बढ़ते हैं। तो अब इवेंट की बात करें, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इवेंट। टाइप्स ऑफ इवेंट। टाइप्स ऑफ इवेंट। अब इवेंट का एग्जांपल एक बार आपको रिकॉल करा दो। तो इवेंट में एज ए एग्जांपल, पहला एग्जांपल मैं लूं, गेटिंग 7 ऑन a throne on a throw of single dice। अब 7 आना एक सिंगल डाइस को थ्रो करने में, तो ये कैसा इवेंट हुआ? आपका इम्पॉसिबल इवेंट हुआ। इम्पॉसिबल इवेंट होगा आपका ये। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी क्या बेटा? और दूसरा मैं एक एग्जांपल लूं, गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 on a throw of single dice। सिंगल डाइस, ये कैसा इवेंट हुआ? ये तो सारे नंबर लेस देन 7 ही होते हैं। 1 से 6 जो भी आते हैं वो सभी क्या होते हैं? लेस देन 7 होते हैं। ये कैसा इवेंट हो गया? आपका श्योर इवेंट हुआ, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी क्या? अब टाइप्स ऑफ इवेंट की बात करते हैं। उससे पहले एक और सिंपल इवेंट और सिंपल इवेंट। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? बीच में कट गई थी क्या? अच्छा, सिंपल इवेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट की बात करें, सॉरी, सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट की बात करें, इनकी बात करें, तो सिंपल इवेंट वो हुआ जिसमें मतलब हमारे पास जो क्या कहते हैं, मतलब नंबर ऑफ इवेंट में एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट की बात करें तो वो 1 हो, वो आपका सिंपल इवेंट होता है। कंपाउंड इवेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट क्या है? ग्रेटर देन 1 है। एग्जाम्पल के लिए रैंडम एक्सपेरिमेंट देखें हम, टॉसिंग 2 कॉइन्स, ठीक, रैंडम एक्सपेरिमेंट ये है, और इवेंट ए है आपका इसमें, गेटिंग बोथ हेड्स, बोथ लिखा हुआ है, ठीक है ना, बोथ हेड्स। अब दोनों हेड हैं, तो इस इवेंट में जो एलिमेंट है वो क्या है? दोनों हेड तो एक ही केस है, तो ये दोनों एक ही केस हुए ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस इवेंट में कितने हुए? एक ही हुए, तो ये सिंपल इवेंट हो गया। ठीक, अब वही रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोग ले रहे हैं, टॉसिंग 2 कॉइन्स। अब इसमें इवेंट बी जो है आपका, गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। अब गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इवेंट की बात करें तो एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ? कम से कम एक हेड होना चाहिए। एक से ज्यादा कुछ भी चलेगा, तो 2 हेड हो सकते हैं। एक हेड का ये कंडीशन हो, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, और पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, ये 3 होंगे। तो कंपाउंड इवेंट क्या हुआ? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट इवेंट इज मोर देन 1, वो कंपाउंड इवेंट हुआ। ठीक है, अब
जो जेई मेन और जेई एडवांस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब उस पे आ रहे हैं टाइप्स ऑफ इवेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर, अरे इंपॉर्टेंट तो लिखा ही नहीं मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आपका आईआईटी पर्पस, सीधे आईआईटी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये क्या क्या है? इक्वली लाइकली, सब लोग इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन। इक्वली लाइकली, ये सब जो टर्म्स है ना, इन टर्म्स का मतलब हम लोग को समझना जरूरी है इन सारे का, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि दो इवेंट हो रहा है, दोनों इक्वली लाइकली है, ये वर्ड यूज कर देगा। तो इक्वली लाइकली का मतलब आपको पता होना चाहिए। चाहे आपको बोल देगा कि दो एक्सपेरिमेंट हो रहा है कुछ भी, एक तरफ कोई मान लो कि जब क्या को बोलते हैं उसको, कोई खिलौना बेच रहा है, कोई क्या कहते हैं टॉफी बेच रहा है, दोनों क्या है, कुछ इसमें कहानी बनाएगा, बोलेगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इवेंट्स ये दोनों। तो अगला वही है। तो इन सब का है ना, हमें मतलब जानना है और डेफिनेशन जानना है कि भाई इक्वली लाइकली हो या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? EXCLUSIV, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या इसको हम लोग डिसजॉइंट भी बोलते हैं। और तीसरा है आपका एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव इवेंट। ये तीन चीज अभी हमें पढ़नी है पहले, ठीक है। तो सबसे पहला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सॉरी इक्वली, पहला क्या लिखा था, इक्वली लाइकली से ही चालू करते हैं। इक्वली लाइकली की बात की जाए तो इसका डेफिनेशन मैं लिखता हूं, फिर मैं समझाता हूं आपको। इवेंट आर इक्वली लाइकली if they have same probability of occurrence। मतलब दो ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम आए, मतलब दो इवेंट कुछ भी आप मान लो, इवेंट सी, उसकी प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी दोनों सेम हो, तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट। एग्जाम्पल के तौर पे अभी पहला एग्जाम्पल, गेटिंग एन, अब जैसे कि एक डाइस को हम थ्रो करते हैं तो ऑड नंबर आना और इवन नंबर आना, ये क्या है? इक्वली लाइकली है। या एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो हेड आना और टेल आना, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या? हाफ हाफ, तो ये भी क्या हुए? इक्वली लाइकली हुए। ये तो सिंपल एग्जाम्पल था। क्वेश्चंस में करेंगे तो ये सब टर्म्स यूज होंगे, तो आपको ये टर्म का मेन क्या है, डेफिनेशन तो एज अ पढ़ने के पर्पज से मैं लिख रहा हूँ आपको कि आप पढ़िएगा। डेफिनेशन में मेन मुद्दा क्या याद रखना, इक्वली लाइकली का मतलब दो ऐसे इवेंट या को नंबर ऑफ इवेंट जो भी हो कि जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो, ये इक्वली लाइकली का मतलब हुआ। एग्जाम्पल मैं तब भी लिख देता हूं, गेटिंग odd outcomes and getting even outcome in single throw of a fair dice। ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? गेटिंग
head or tail on the toss of fair। अब बेटा यहाँ पे फेयर शब्द मैं बार बार क्यों यूज कर रहा हूँ? फेयर क्वाइन, हाँ, फेयर शब्द क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि आप अब हम जब आगे बढ़ेंगे ना, हमारे पास कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें बायस्ड क्वाइन होगा, बायस्ड डाइस होगा, जिसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी अलग दी होगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी अलग दी होगी, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। इसलिए मैं बार बार फेयर यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक बचपन तक तो आपने समझा कि हेड आए, मतलब क्वाइन फेंका तो हाफ है प्रोबेबिलिटी हेड आने की और टेल आने की, हाफ हाफ है। लेकिन अब जो है बायस्ड और अनबायस्ड का चक्कर पड़ता है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए बार बार फेयर लिख रहा हूं मैं। अब सेकंड वाला था अपना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलो या डिसजॉइंट बोलो। तो बेटा पहला इसमें पॉइंट है ए, पहले लिखता हूं फिर समझाता हूं आपको। टू इवेंट ए एंड बी आर said to be mutually exclusive or disjoint if their simultaneous occurrence are impossible। आपको इसका मतलब समझाता हूं मैं एग्जांपल से, स्टेटमेंट इसकी पूरी लिख दूं। दूसरा, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, देन ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या आएगा? फाई आएगा, मतलब कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, तब ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक डाइस को हम थ्रो करते हैं और गेटिंग वही ऑड नंबर और गेटिंग इवन नंबर, तो ये क्या है? दोनों इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब इस पे, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा बेटा, साइमल्टेनियस अकरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों साइमल्टेनियसली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, मतलब एक साथ। समझ में आ रही है बात आपको? हेलो? कि साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, मतलब ऑड आएगा तो इवन नहीं आएगा, इवन आएगा तो ऑड नहीं आएगा, तो वो वाली बात हुई। एग्जाम्पल के तौर पे रैंडम एक्सपेरिमेंट आपका मैं लूं, थ्रोइंग अ डाइस, किसी डाइस को थ्रो किया तो गेटिंग ऑड नंबर, और दूसरा इवेंट है गेटिंग इवन नंबर।
ये दोनों क्या है आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन आपका क्या आएगा, फाई आएगा, तो इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हुए। और भी एग्जाम्पल दे लेते हैं हम लोग। आप बताइएगा कि कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कौन सा नहीं है। क्वेश्चन के तौर पे ले, छोटा सा मतलब सवाल है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से रिलेटेड। थ्रोइंग अ डाई इवेंट ए गेटिंग getting a prime number, getting a prime नंबर, ये इवेंट ए है। इवेंट बी है आपके पास गेटिंग इवन नंबर, और इवेंट सी है आपके पास, ये ऐसे नहीं होता, सिर्फ दो डॉट लगाते हैं, ठीक है ना। इवेंट सी है आपके पास गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। अब 3 इवेंट लिखे हैं आपके पास, आपको बताना है कि कौन कौन से दो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बताओ। बताओ भाई। हेलो। अबे बोलो। आदित्य। अबे कहाँ चले गए सभी। हेलो। अरे बताओ, कौन सा एक्सपेरिमेंट इसमें वो है, क्या कहते हैं, दो कौन कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अबे बिना सोचे समझे बोल रहे हो क्या गधो। एक्सपेरिमेंट बल्कि इवेंट ए में क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, प्राइम नंबर 2, 3, 5 ये आ सकते हैं। इवेंट बी की आउटकम्स की बात करें तो इवन 2, 4, 6 ये है, ठीक। और मल्टीपल ऑफ 3 की बात करें तो 3 और 6। तो एक बात बताओ, ए और बी में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, देखो। तो इंटरसेक्शन 5 कहाँ आया, तो ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ए एंड बी की बात करें, ए बी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को मैं एम ई से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। और ए एंड सी की भी बात कर लो, ए और सी की भी बात कर लो, ए और सी में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, देखो 3 कॉमन है ना। तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब उसके बाद बात की जाए बी एंड सी की, बी एंड सी में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। बात समझ में आई आपको, इनमें से कोई भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ड्राइंग अ कार्ड, ड्राइंग अ कार्ड लिखो या वन कार्ड लिखो, चलो वन लिख देता हूँ, वन कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स।
तो इवेंट ए है गेटिंग एस और इवेंट बी है गेटिंग रेड कार्ड। अब बताओ ये दोनों इवेंट क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? एस आना मतलब एक का आना, गेटिंग एक का, तो चारों में एक का होते हैं ना। किसमें? चारों में होंगे एक का। तो चारों में एक का, दो तो लाल होंगे दो काले होंगे, ठीक है। एक का किसमें? ये आपका ईंट का एक का, फिर ये हार्ट वाला इसका एक का, फिर ये क्या कहते हैं, ये जो क्या होता है ये पान जैसा जो, उप्स, हाँ ये थोड़ा बना ना, हाँ। फिर ये पान का, फिर क्या कहते हैं इस चीड़ी का एक का, तो इन सब के एक का होते हैं। तो जिसमें से दो तो लाल ये वाले होते हैं, ईंट और दिल लाल होता है, दो ये काले वाले होते हैं। तो दोनों इनमें तो इंटरसेक्शन आ रहा है ना, गेटिंग रेड कार्ड, इवेंट भी क्या है गेटिंग रेड कार्ड, तो रेड कार्ड तो ये दोनों रहेंगे ही। तो ये भी क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, दोनों इवेंट्स नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एग्जॉस्टिव की तरफ, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आगे भाई। हाँ, अगला है आपका एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट बोलता है, पहला पॉइंट, इवेंट्स whose union are equals to sample space। मतलब जितने इवेंट्स होंगे उन सबका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इफ ए बी सी आर एग्जॉस्टिव एग्जॉस्टिव देन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये इन सभी का मतलब सैंपल स्पेस के इक्वल होना चाहिए। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है कि जितने भी इवेंट्स हो सबका यूनियन आपका क्या होना चाहिए, सैंपल स्पेस के इक्वल आना चाहिए। सिंपल सी बात हुई, ये हुई। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब क्या है भाई, कि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। अगर दो इवेंट की बात हम कर रहे हैं तो दोनों इवेंट के अक्रेंस की, या बोले जाए सीधे प्रोबेबिलिटी पे बात किया जाए तो दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या बोलता है भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलता है कि दोनों इवेंट में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आना चाहिए, मतलब दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन हमारा फाई होना चाहिए। उसके बाद आता है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट बोलता है कि भाई जितने भी इवेंट्स हैं उन सभी इवेंट्स का इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, उन सभी इवेंट्स का यूनियन, उन सभी इवेंट्स मतलब एलिमेंट्स की बात हो रही है, इवेंट में जितने एलिमेंट होंगे उन सभी इवेंट्स के एलिमेंट का जब हम यूनियन करेंगे तो वो किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, सैंपल स्पेस के इक्वल होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे इसका देख ले, वही रैंडम एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं मैं। थ्रोइंग अ डाई, एक डाइस को थ्रो किया हमने। पहला इवेंट है गेटिंग इवन नंबर, दूसरा इवेंट है वही ऊपर वाला एग्जाम्पल, गेटिंग प्राइम नंबर।
और तीसरा है आपका गेटिंग नंबर लेस देन 4। तो बेटा इवन नंबर की बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, 2, 4, 6। प्राइम नंबर की बात करें तो क्या क्या प्राइम आएगा, 2, 3, 5। ठीक। और नंबर लेस देन 4, लेस देन 4 में क्या क्या आ जाएगा, 1, 2, 3। इन सभी का आप यूनियन करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। जरूरी नहीं है तीन ही इवेंट हो, कितने भी इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, आगे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इन सभी का आप यूनियन करेंगे तो यूनियन किसके इक्वल आएगा, देखो सभी का यूनियन करोगे तो 1, 2, 3 यहाँ से आ गया, 3 तो आ ही गया, 4 ऊपर वाले से आ गया, पहले वाले से, 5 आ गया तुम्हारा किससे, बी वाले इवेंट से, और 6 आ गया पहले वाले इवेंट से। तो आ गया ये सैंपल स्पेस के इक्वल आ गया। तो ये क्या हो गया आपका, कैसा इवेंट हो गया, एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया। ठीक है। अब ये तो तीन टाइप हुए। अब डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करें तो इसमें लिखता हूं मैं, फिर आपको समझाता हूं। टू इवेंट्स A and B are independent if occurrence or non occurrence of A has no effect on occurrence or non occurrence of B। मतलब कहने का है डिपेंडेंट कब होगा, सॉरी इंडिपेंडेंट कब होगा, दो इवेंट कि दोनों के एक दूसरे पे अक्रेंस का मतलब होना ना होने पे असर ना हो। ये एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग कि एक मैं एग्जाम्पल बोलूं, कि किसी डाइस को हमने थ्रो किया और इवन नंबर आना, और एक क्या कहते हैं, और एक क्वाइन को थ्रो किया और उस पे हेड आना, तो ये दो अलग अलग इवेंट है। तो दोनों कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। आप सोचेंगे सर इवेंट्स तो हमेशा इंडिपेंडेंट ही रहेगा, नहीं, हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे एग्जांपल्स आएंगे हमारे पास जिसमें इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंसी होगी। ठीक है। तो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर बारिश होगी तो फसल अच्छा होगा। तो ये इवेंट कैसा है, बारिश पे डिपेंड है ना, कि अगर बारिश होगी तो हमारा फसल अच्छा होगा। फसल मतलब समझ रहे हो ना, अनाज की बात हो रही है, क्रॉप्स की बात हो रही है। तो ये कैसा एग्जाम्पल हुआ, डिपेंडेंट इवेंट का एग्जाम्पल हुआ। तो एग्जाम्पल वो मैं लिख भी देता हूँ। पहला एग्जाम्पल क्या बोला मैंने, अरे तुम लोग जिंदा हो, सुन रहे हो, डाइस आदित्य, ए नलायक कहाँ चला गया ये,
a dice are thrown and a coin is tossed, then आदित्य नालायक कहाँ गायब हो गया तू? गेटिंग, भाग गया वो। हाँ वही भाग ही गया ना। गेटिंग इवन नंबर ऑन डाइस एंड गेटिंग हेड ऑन कॉइन। ये कैसे इवेंट्स हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जो अभी आपको बोला। एक डाइस को फेंका और एक कॉइन को फेंका, तो ये दोनों कैसे इवेंट हुए? इंडिपेंडेंट है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। ये तो एग्जाम्पल पहला था आपका। दूसरा एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स देन क्रॉप विल बी गुड। बारिश होगी तभी अनाज अच्छा होगा। तो ये कैसा है? डिपेंडेंट इवेंट हुआ, बारिश पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंडेंट। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा। ये सवाल लिखता हूं मैं। 4 persons independently solve a certain problem correctly with probabilities 1/2, 3/4, 1/4, 1/8, then the probability that the problem are solved by at least one of them। हाँ, अब ये सवाल देखिए, हमने जो डेफिनेशन पढ़े हैं इतने सारे, उसी पे बेस्ड है सवाल। मैंने जैसे आपको बोला था कि ये जो भी है ना वर्ड्स, जो भी डेफिनेशन आपने पढ़ा है, एज अ बीच में कहीं ना कहीं आ जाएगा, ऐसे नहीं पूछेगा। तो वही देखो, 4 पर्सन है इंडिपेंडेंटली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर वो इंडिपेंडेंट सॉल्व कर रहे हैं चारों के चारों, तो सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये जो आपको दिया है, सॉल्यूशन की बात करें कि पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, इसकी बात कर रहा हूं। अब इनसे सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी, सॉल्विंग लिख देता हूं। P1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन 1 सॉल्विंग, ये दिया हुआ है आपको 1/2, और इसकी सॉल्विंग दी हुई है 3/4, और इसकी सॉल्विंग कितनी दी हुई है? 1/4, और
इसकी सॉल्विंग कितनी दी हुई है, 1/8। ठीक, तो थोड़ा नीचे ही लिख देता हूँ इसको। P4 की सॉल्विंग दी हुई है 1/8 आपको। तो ये क्या है, इंडिविजुअल सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी। अब एक चीज बताओ, अब जैसे कि ये लोग इंडिपेंडेंट हैं, तो अगर ये सॉल्विंग की है प्रोबेबिलिटी P1 की, तो नॉट सॉल्विंग की क्या हो जाएगी, बोलो बेटा। पर्सन वन सॉल्व नहीं कर पाया, ये क्या हो जाएगा, 1 - 1/2। यही होगा ना। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि किसी मतलब कि क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ नॉट अक्रेंस, वो पढ़ा था ना। होना और ना होना दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आपको याद दिला दूं कि P ऑफ A प्लस P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का, इवेंट ए का होना, इवेंट ए का ना होना, दोनों का सम कितना होता था, 1 होता था। बोलो, हेलो, 1 होता था। तो इसी का यूज कर रहा हूं मैं। तो ये तो होने की प्रोबेबिलिटी है सॉल्व होने की, तो नहीं होने की क्या होगी, 1 - 1/2। तो ये 1/2। अब इसी में प्रोबेबिलिटी सेकंड पर्सन का नॉट सॉल्विंग का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 - 3/4, मतलब 1/4। और ये थर्ड पर्सन की क्या हो जाएगी, नॉट सॉल्विंग की 1 - 1/4, मतलब 3/4। और फोर्थ पर्सन की नॉट सॉल्विंग की हो जाएगी 1 - 1/8, डेट इज 7/8। ये तो हमने निकाला ऐसे ही आपको याद दिलाने के लिए। पहले अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्या पूछा है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड बाय एटलीस्ट वन। जब भी एटलीस्ट वन आए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, क्या, जब भी, हिंदी में ही लिख देता हूं, जब भी एटलीस्ट वन रहे, एटलीस्ट वन रहे, जब भी एटलीस्ट वन रहे, तो आपको इसमें एटलीस्ट वन को क्या देखना है भाई, एटलीस्ट वन को देखो भाई, क्या, टोटल माइनस नन, मतलब किसी से नहीं हुआ। एटलीस्ट वन का मतलब क्या है भाई, कि कम से कम किसी एक से तो सॉल्व हो जाए। अब कम से कम, अब यहाँ पे तो 4 पर्सन है, अगर तुम इस तरीके से सॉल्व करने बैठोगे कि कम से कम किसी एक से सॉल्व हो जाए, तो तुम करोगे कि एक से सॉल्व हो जाए यूनियन, फिर किसी दो से सॉल्व हो जाए यूनियन, फिर किसी तीन से सॉल्व हो जाए, यही करोगे ना, कि एक से सॉल्व हो जाए, दो से सॉल्व हो जाए, तीन से सॉल्व हो जाए और चार से सॉल्व हो जाए। तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस बनेंगे, बहुत सारे बन जाएंगे। तो इन सब केसेस से बचने के लिए सबसे अच्छा, जब भी एटलीस्ट वन आए, तो इसको एटलीस्ट वन को आपको क्या देखना है, कि भाई ये एटलीस्ट वन का मतलब क्या हुआ, कि टोटल में से, टोटल का मतलब क्या है, टोटल सैंपल स्पेस, एटलीस्ट वन है ना, सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं हम लोग एक तरीके से, ये टोटल सैंपल स्पेस बोल दो, या अभी अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं, तो टोटल सैंपल स्पेस माइनस सैंपल स्पेस की जगह इस क्वेश्चन के हिसाब से तो प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी, या इस तरीके से लिखे, इसको कैसे लिखे, टोटल एटलीस्ट वन, मतलब देखो सैंपल स्पेस के लैंग्वेज में बात करें, तो सब और सब में से जो नन वाला कंडीशन है, या इसको दूसरे लैंग्वेज में बोलूं इस सवाल के पर्सपेक्टिव से, तो क्या होगा कि सभी सॉल्व कर ले और एक भी सॉल्व ना करे, वो माइनस, टोटल माइनस कर दो, टोटल नहीं, अरे क्या बोल रहा हूं मैं, टोटल केसेस, एटलीस्ट वन में क्या करोगे, टोटल केसेस जितने बनते हैं, टोटल जो भी बनेंगे, टोटल माइनस कि एक से भी सॉल्व नहीं हुआ, नन, ये करोगे। ये मतलब समझ में आया, एटलीस्ट वन का मतलब आपको समझ में आया, टोटल में से नन माइनस कर दोगे, मतलब कहने का क्या, टोटल मतलब क्या, जितने भी केसेस हो सकते हैं, जितने भी, मतलब एक सॉल्व करे, दो सॉल्व करे, तीन सॉल्व करे, चार सॉल्व करे,
ये सारे केसेस जो हो सकते हैं, या एक भी सॉल्व ना करे, ये सभी टोटल में आ गए। टोटल माइनस नन। अब इसमें से सिर्फ नन वाला हटा दो, मतलब किसी से भी सॉल्व नहीं हुआ, ये केस हटा दो। बात समझ में आई एटलीस्ट वन में? बोलो। हेलो। एटलीस्ट वन समझ में आया? एटलीस्ट वन का क्या मतलब? टोटल केसेस, टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी वन हो जाएगी अगर सारे केसेस की। अब हम अभी हमने एग्जॉस्टिव इवेंट पढ़ा था। एग्जॉस्टिव इवेंट में क्या था कि सारे इवेंट्स के यूनियन की प्रोबेबिलिटी वन होनी चाहिए। अब इसमें 4 पर्सन है, चारों पर्सन से सॉल्व हो या ना हो, सब ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वन होगी। और ना होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी से ना हो, तो वो माइनस कर देनी है आपको। तो उसमें एटलीस्ट वन आ जाएगा। क्यों? कि एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है कि एक हो, दो से सॉल्व हो, तीन से सॉल्व हो, चार से सॉल्व हो, ये सब आ जाएंगे। तो आपको जब भी एटलीस्ट वन दिखे तो इसका मतलब टोटल में से क्या माइनस कर दोगे? कि किसी से जो ना हो, मतलब टोटल माइनस नन। बात समझ में आई आपको? तो प्रोबेबिलिटी, अब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम will solve correctly, will solve correctly, ये आपका इक्वल क्या हो जाएगा? वन। अब टोटल का मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी, सारे जितने भी केसेस बन रहे हैं सभी के इवेंट्स, सभी के इवेंट की प्रोबेबिलिटी का यूनियन। तो सभी के इवेंट की प्रोबेबिलिटी का यूनियन करेंगे तो वो क्या आएगा? वन होगा क्या? बोलो। सभी इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी तो मैक्सिमम वन ही होगा ना। हेलो, समझ में आ रही है बात है आपको? तो सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का यूनियन करेंगे तो आपको वन होगा। अब टोटल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, नो वन कैन सॉल्व। अब नो वन कैन सॉल्व वाली बात हो गई, तो वन माइनस क्या हो गया? अब हमने बातों बातों में यहाँ पे निकाला था कि 4 पर्सन है, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो सॉल्व नहीं कर पाए। तो नो वन कैन सॉल्व, पहले वाले से सॉल्व नहीं हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। दूसरे वाले से क्या है? 1/4। तीसरे वाले से 3/4, 7/8। ठीक है। तो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है नहीं सॉल्व करने की? 1/2 है, पहले वाले से नहीं सॉल्व हुआ। अब इसमें ये बताओ, ऐड आएगा या मल्टीप्लाई आएगा? बताओ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ऐड होगा या मल्टीप्लाई होगा? नो वन कैन सॉल्व। नो वन कैन सॉल्व का मतलब क्या हुआ? पर्सन वन से सॉल्व नहीं हुआ। मैं लिख देता हूं इसको, इंग्लिश में लिखता हूं पहले। वन माइनस पर्सन वन से P1 नॉट सॉल्व। देखो इंग्लिश से उसमें बदलना, एंड P2 नॉट सॉल्व, एंड P3 नॉट सॉल्व, एंड P4 नॉट सॉल्व। अब एंड लग रहा है, और का केस नहीं है। एंड लगता है तो क्या होता है? एंड लगाना सही रहेगा या और लगाना सही रहेगा? मुझे ये बता, एंड लगाना सही रहेगा या और लगाना सही रहेगा? बोलो। मैं अगर ऐसे लिखूं, P1 नॉट सॉल्व, किसी से सॉल्व नहीं होना चाहिए, तो चारों तो इंडिपेंडेंट है ना। P1 नॉट सॉल्व और इंडिपेंडेंट है गधे। इंडिपेंडेंट है ना, क्वेश्चन में ही गिवन है ना। तो P1 से सॉल्व नहीं हुआ, और P2 से सॉल्व नहीं हुआ, और P3 से सॉल्व नहीं हुआ,
P4 से सॉल्व नहीं हुआ। एंड में मल्टीप्लाई होता है या और में मल्टीप्लाई होता है, ये बताओ मुझे। हम्म। याद करो। बाकी कौन है? बाकी कोई मीटिंग में है कि तू ही अकेला है? अरे वो एक लड़की पढ़ रही थी ना, वो बोलती नहीं है कुछ मल्टी। बताओ बेटा। बोलो बेटा। मीटिंग में कोई है? देखो जरा मैं भी। अरे प्रज्वल, सफा, बताओ भाई। अरे कहाँ गया वो? बताओ क्या होता है? एंड में मल्टीप्लाई या और में मल्टीप्लाई? पक्का? बिल्कुल। एंड में मल्टीप्लाई होगा, और में ऐड होगा, तो यहाँ पे एंड आएगा या और आएगा? ये बताइए। यहाँ एंड आएगा या और आएगा? बोलो। सफा। यहाँ एंड आएगा या और आएगा? हाँ, बाकियों से भी पूछ रहा हूँ। प्रज्वल। हाँ। एंड। सही, यहाँ एंड आएगा। कि इन सभी से नहीं होना चाहिए ना भाई, और थोड़ी चलेगा। नन की बात हुई है ना कि नो वन कैन सॉल्व, तो इन सब में एंड आएगा। ये चीज समझिए। पता चला कि ऊपर सब हो गया, लास्ट में आंसर ही में बेड़ा गर्क हो गया इनका। तो यहाँ पे क्या होगा? एंड होगा आपका। तो एंड हुआ तो क्या हो गया? वन माइनस क्या है प्रोबेबिलिटी? क्या थी? हाफ इंटू 1/4 इंटू क्या क्या थी? हाफ इंटू 1/4 इंटू, कहाँ गया भाई? 3/4 इंटू 7/8। 3/4 इंटू 7/8, यही होगा क्या बेटा? अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा। वन माइनस ऊपर क्या हो गया? 21। नीचे कटेगा क्या? किसी से नहीं कटेगा। 21 अपॉन क्या हो गया आपका? नीचे कितना हो गया ये? मल्टीप्लाई करो भाई। कितना हुआ नीचे डिनोमिनेटर में? कितना हुआ? 256। 256। तो ये आपका आंसर फाइनली क्या आ गया? 235/256। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ में आई आपको? इस क्वेश्चन में डाउट है क्या? बोलो। ये आपका सवाल था जे एडवांस 2013 का सवाल था ये। आसान सा सवाल। हर एक शिफ्ट में मिलेगा आपको ये। एक सवाल तो रहेगा ही मिनिमम। हम्म। क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है ना बेटा, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ही नहीं चेक करता है। प्रोबेबिलिटी आपका पीएनसी भी चेक कर देता है। और साथ में बाइनोमियल भी चेक कर लेता है। एक साथ वो है ना, दो दो तीन तीन चैप्टर चेक करके चल चल देता है। पीएनसी आपका। तो प्रोबेबिलिटी में आपका पीएनसी वाला हमने सवाल किया, तो पीएनसी के सवाल थे वो उस टाइप के। तो आपको पीएनसी आएगा तभी उस तरीके का प्रोबेबिलिटी का सवाल बनेगा। ठीक है। और बाय पीएनसी आने के लिए आपको बाइनोमियल का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, हल्का फुल्का।
और आगे जब आप चलोगे तो कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी मैं करवाऊंगा प्रोबेबिलिटी में ही। प्रोबेबिलिटी के सवाल जो है ना आपको मैट्रिसेस बनवा के, चलो चेक कर लेता है। एक तो जेई एडवांस 2011 का सवाल था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, नहीं 2019 का आया और 11, हाँ दे एक बार 11 में आया फिर 19 में आया। और वो आपका जो है ना इस बार ये अप्रैल 2025 के अप्रैल अटेम्प्ट के किसी शिफ्ट में आया हुआ था प्रोबेबिलिटी का वही सवाल, हल्का सा डेटा चेंज कर दिया था, वही सवाल। तो प्रोबेबिलिटी तो क्या है ना, वो सब कुछ है, क्योंकि आपका जो जेई का जो प्रोबेबिलिटी है उसमें आपका क्या आ गया, आपका जो 12th का जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सब इस प्रोबेबिलिटी में ही कवर होता है, लास्ट टॉपिक रहता है इसका। तो मैं वो भी पढ़ाऊंगा ना इसमें, तो आपका अल्टीमेटली सब कवर हो जाता है, दो दो चार चैप्टर कवर हो जाते हैं इसमें। और ये जो एंड और वाली चीजें हैं ये तो सेट थ्योरी की चीजें हैं। अब बच्चा इसमें कंफ्यूज हो रहा है तो इसमें सेट थ्योरी भी कवर हो गया। समझ में आई आपको? तो प्रोबेबिलिटी तो सवाल रहने ही रहने हैं। प्रोबेबिलिटी छोड़ के जाओगे तो फिर एक सवाल तो तुम्हारा गया। देखो सबसे इम्पोर्टेंट मैं तुम्हें बताता हूँ, ये बात चली रही है तो आपको एक स्लाइड में दिखाता हूँ। इसमें था वो जेई चैप्टर वाइज वेटेज जेई में, देखो ये दिख रही है आपको स्लाइड, स्लाइड दिख रही है? अब देखिए, सबसे मेन बात पे आते हैं, मुद्दे के बाद जिनको आप छोड़ नहीं सकते। ये हैं सबसे टॉप मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, दिख रहा है आपको? फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट नहीं छोड़ सकते तुम, वेक्टर, 3D सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल, स्ट्रेट लाइन, डिफरेंशिएशन एंड एओडी, इनडेफिनेट। अब इसमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तक कर लो, अगर ज़्यादा नहीं है डेफिनेट में दिक्कत है तो इनडेफिनेट ही कर लो। कुछ डेफिनेट के सवाल जो है इनडेफिनेट से भी बन जाएंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 10 चैप्टर तो आपको करने ही करने हैं। अब प्रोबेबिलिटी इसी के थ्रू हो जाएगी। अगर बाइनोमियल आ गया हमें और कहीं ना कहीं वो सब थोड़े बहुत हो जाते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी तो इसी में हो जाती है। ठीक है, अब आपको देखो, घबराओ नहीं, मार्क्स तुम देखो कितने, मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैथ्स में तुम मार्क्स देखो कितने लाने ही होते हैं आपको। एवरेज मार्क्स देखो 60 नंबर, मतलब हमारा 15 सवाल के आसपास भी सही हो जाता है तो हम लोग मैथ्स में बहुत अच्छा सिक्योर कर रहे हैं मार्क्स। परसेंटाइल 99.5 परसेंटाइल के आसपास हम लोग सिक्योर कर रहे हैं, तो ये काफी ही बढ़िया है। समझ रहे हो ना चीजें? मैथ्स का पेपर ऐसे ही थोड़ा लेंदी आता है तो उसमें आसान सवाल आपको ढूंढना जरूरी है। अब ये चैप्टर वाइज ये सब जो अलजेब्रा के ये सब तो लिखे हुए हैं, जैसे जो भी है पीएनसी वगैरह से कितने आने हैं, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट बेटा बिल्कुल मत छोड़ना, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से सवाल आना ही आना है। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट है ना, तुम लोग जे एडवांस के भी पुराने सवाल, मतलब 1-2 साल का छोड़ दो, अभी 25 का छोड़ दो, या 24 का भी लगभग नहीं 24 का भी वो पूछ सकते हैं, 24 तक का जे एडवांस का सवाल मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का जरूर करके जाओ। वो पूछ देते हैं। मैट्रिसेस का सवाल था एक जे एडवांस का, वो अप्रैल अटेम्प्ट में इस बार आया था, वो 2011 का मैट्रिसेस का सवाल था, तो वो पूछ देते हैं। तो ये मैट्रिसेस डिटरमिनेंट और ये सीक्वेंस सीरीज बाइनोमियल ये सब तो करना ही है। देखो ये क्वेश्चंस लिखे हैं चैप्टर वाइज कितने आए थे शिफ्ट वाइज आपके पास, और ये क्या कहते हैं कैलकुलस का है डेटा पूरा,
फिर ये तो स्ट्रेट लाइन से अब ज्यादा सवाल आते हैं, तो स्ट्रेट लाइन कोनिक सेक्शन से अगर डर लग रहा है, कोनिक सेक्शन में इतना कर लो कि हम बस फॉर्मूला मुझे याद रहे, फॉर्मूला बेस्ड भी एक आध सवाल आए तो हो जाए। कोनिक सेक्शन से वेटेज कम कर रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन आपको करके जाना ही जाना है, स्ट्रेट लाइन को आप नहीं छोड़ सकते हैं। बात समझ में आई आपको? स्ट्रेट लाइन को नहीं छोड़ सकते हैं आप। ठीक। अब वेक्टर 3D में से एटलीस्ट वेक्टर तो कर लो, अगर 3D से डर लग रहा है। अब ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चीज है, ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हर एक चैप्टर में बीच में कहीं ना कहीं घुसे रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री इंडिविजुअली भले ही कम आए, ये भले ही कम आए, लेकिन वो अगर डिफरेंशिएशन या लिमिट में घुस गया या इंडेफिनेट डेफिनेट में घुस गया, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। अगर ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मुझे पता है हायरे तोबा होता ही है कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री पे ना फोकस करके कम से कम हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पे फोकस कर ले। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन पे फोकस कर ले। उसके बाद क्या कहते हैं, आपका ये फंक्शन पे फोकस कर लो, वेक्टर पे फोकस कर लो। वेक्टर के तो कुछ स्टैंडर्ड ही सवाल हैं, ये बॉक्स वॉक्स वाले पूछे, स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट पूछ लेते हैं, वेक्टर ट्रिपलेट प्रोडक्ट। इन तीन पे आप फोकस कीजिए मेजरली। ये जो 10 चैप्टर है ना, ये 10 चैप्टर अच्छे से करके चले जाओगे ना बेटा, तो तुम्हारा है ना आराम से मैथ्स में है ना 12 सवाल तो कहीं नहीं जाएंगे, 12 से 13 सवाल कहीं भी नहीं जाएंगे, आराम से हो जाएगा। और 12-13 सवाल तो कितने नंबर हो गए, सही के बात कर रहा हूँ मैं, 12-13 सवाल सही रहे हो जाएंगे तो सही 12 48-50 नंबर हो जाएंगे। तो 48-50 नंबर पे कितने थे आपके, कहाँ गया, 48-50 नंबर पे देखो 99 परसेंटाइल आ रहा है मैथ्स में। मैथ्स में 99 परसेंटाइल तो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो ये इसका हो सके तो फोटो खींच लो, इस मैनर में है ना अभी से करना चालू कर दो, इसी ऑर्डर में पढ़ो और कोशिश करो इस 10 का 10 जो है ना आप छू लो। 10 का 10 जो है आप जेई एडवांस के भी, जो मतलब एटलीस्ट अगर 24 में नहीं तो 23 तक का तो जेई एडवांस भी इसका छू लो, क्योंकि एग्जैक्ट सेम उठा के डाल देगा सवाल, एग्जैक्ट सेम। बात समझ में आई आपको? अगर इनडेफिनेट अगर छोड़ना चाहते हो तो इनडेफिनेट छोड़ दो, इन 10 में से 8 भी करके जाओ, लेकिन ये 10 में से कुछ जो है ना मैक्सिमम पोर्शन स्ट्रेट लाइन तक करके जाओ, नहीं तो डिफरेंशिएशन एओडी तक ही करके जाओ। या मैं ये बोलूं इंटीग्रेशन छोड़ दो, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कर लो, ये 9 कर लो। इंटीग्रेशन एक पल के लिए छोड़ ही दो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, लेकिन ये 9 करके जाओ। बात समझ में आई आपको? हेलो। ये 9 तो करके जाओ एकदम। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन से भी आसान सवाल आता है, स्टैंडर्ड सवाल आता है। ठीक है, ये 9 करके जाइए। और इसमें जो मोस्ट आस्क्ड टॉपिक है, ये तो जेईई मेन 2024 का डाटा, 25 का अपडेट नहीं किया मैंने। तो ये सब है क्या है सीक्वेंस सीरीज से मतलब, लेकिन ये सब तो ठीक है, बोलने के लिए बोलने की बात है। ओवर आप अभी आपके पास समय है इतना कि 8-9 चैप्टर तो हम लोग कर सकते हैं, तो 8-9 बस ये चैप्टर्स कर लो। इंडेफिनेट एक पल के लिए हटा दो, ये 9 चैप्टर बढ़िया से हो जाए, उसके बाद इंडेफिनेट पे सोचना। इंडेफिनेट को छोड़ के ये 9 चैप्टर्स कर लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, रिलैक्स हो गया, पढ़ो।